हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th का मॉडल पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। जो मैंने ऑब्जेक्टिव को अपलोड कर दिया है, इसमें से आज हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव, ठीक है। जिसमें से आप लोगों को तो पता ही होगा कि मॉडल पेपर हल करना कितना जरूरी है, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं तो मॉडल पेपर जरूर हल करें, ठीक है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे ही वीडियो देख के हल करें, आप किसी के भी वीडियो देख के हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें तो आप लोगों को परीक्षा पैटर्न पता ही होगा कि 1 से 30 तक का एमसीक्यू प्रश्न, ठीक है। उसके बाद जितने भी प्रश्न होंगे सब के सब सब्जेक्टिव होने वाले हैं। इसलिए आप लोग पूरा गर्दा फाड़ पूरा तैयारी करें, ठीक है। और तैयारी कहाँ से करें, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग हमारी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इससे भी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्न पे। प्रश्न क्या बोल रहा है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो क्या होगा, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता की भावना रखते हैं तथा देश की स्वतंत्रता, सम्मान और विकास को सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका राष्ट्र के प्रति प्रेम, ठीक है। यही आपका छोटा सा आंसर यही आपको इतना बड़ा पहुंचाता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न 32 पे क्या बोल रहा है कि वियना सम्मेलन मेजबानी किसने की थी, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी, ठीक है। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न 33 पे क्या बोल रहा है, जैविक युद्ध से आप क्या समझते हैं। जैविक युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जैविक युद्ध वह युद्ध है जिसमें रोग फैलने वाले जीवाणु, विषाणु या अन्य जैविक पदार्थ का उपयोग शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था, ठीक है। यह बहुत ही बड़ी कहानी है जिसमें से जो एक शत्रु लोग के देश थे वह जैविक यानी कि जीवों से लोगों को हत्या कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि विषाणु और जीवाणु द्वारा रोग फैला के उसे मार रहे थे, जैसे कि चेचक चेचक इतना खतरनाक फैलाया था कि शत्रु देश इसी से पूरा नाकाम हो गया था, ठीक है। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्पेनी जेनी क्या है, ठीक है। स्पेनी जेनी क्या है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्पेनी जेनी एक मशीन थी जिसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। इससे एक साथ कई धागे काटे जा सकते थे और कपड़ा उद्योग में उत्पादन तेज हुआ, ठीक है। यानी कि जब भी किसी मशीन का आविष्कार होगा तो भैया उत्पादन तो तेज होगा ही होगा, क्योंकि जब हाथ से हम कोई भी चीज बनाते हैं तो बारीकी से और धीरे धीरे और सुंदर बनता है, लेकिन जब मशीन से बनता है तो एक जैसा सामान और कम समय में बनता है। इसलिए मशीन का होना बहुत ही जरूरी है और आपको बारीकी और सुंदर सा आकृति चाहिए अलग अलग प्रकार से, तब हाथ से बनवा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार स्पेनी जेनी एक मशीन था जिसका आविष्कार जेम्स हरग्यूज द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुदेशीय परियोजनाएं क्या है। बहुदेशीय परियोजना जैसे कि आप नाम से ही सुन रहे हैं, बहुदेशीय मतलब कि बहुत सारे उद्देश्य से किए जाने वाली परियोजनाओं को बहुदेशीय परियोजना कहा जाता है। ये मेरा डिफिनेशन हुआ, ठीक है। और किताबी भाषा में क्या लिखा है उसे मैं देख रहा हूँ। क्या बोल रहा है, वे परियोजनाएं जिनमें से एक अधिक लाभ प्राप्त होते हैं जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति आदि बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, जनसंचार क्या है, ठीक है। जनसंचार क्या है, तो जनसंचार वह माध्यम है जिसके द्वारा सूचना, विचार या समाचार बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, जैसे कि रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि, ठीक है। इसके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार, न्यूज इंटरनेट के माध्यम से हम पहुंचाते हैं, जैसे कि रेडियो
पहले जमाना में रेडियो, टीवी, समाचार पत्र चलता था, लेकिन आजकल के जमाना में इंटरनेट, ठीक है, गूगल, यूट्यूब इस प्रकार से संचार का उपयोग कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है 37वां प्रश्न, अलैंगिक, अच्छा, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? तो लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लिंग, लैंगिक बोले मतलब कि लिंग, दो लिंगों के बीच जो असमानता मतलब कि मेदभेद, ठीक है, उसको ही हम लैंगिक असमानता कहते हैं, ठीक है। इसका हम लोग किताबी भाषा में देखते हैं, क्या है? पुरुष और महिलाओं के बीच अधिकार, अवसर, शिक्षा, वेतन, सामाजिक स्थिति में होने वाली भेदभाव को, अच्छा, भेदभाव को लैंगिक असमानता कहते हैं। आगे देखें, देखते हैं हम लोग, क्या है? मनरेगा का पूरा नाम क्या है? मनरेगा, ठीक है। मनरेगा का पूरा नाम क्या हो जाएगा आप लोगों का? अच्छा, महात्मा गांधी नेशनल रूल एक्सपेरिमेंट जनरेट एक्ट, मतलब कि इसका हम लोग हिंदी में देखें, क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। आगे देखेंगे हम लोग, क्या है? अच्छा, और छोटा कर लेते हैं, क्या बढ़ रहा है? 39वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर परिक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? थोड़ा ये बड़ा बुझाएगा लेकिन बड़ा है नहीं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई। हजारों लोग बैसाखी के अवसर पर एकत्रित थे। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए, ठीक है। इस घटना से, हाँ, इस घटना से भारतीय में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश फैला। मतलब कि इसमें क्या हुआ था? जलियांवाला बाग एक स्थान है जिसमें से जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, ठीक है। अब गोली चलाने का आदेश दे दिया तो उसके जो सेना थे वो डायरेक्ट गोली चला दिए, जिसमें से सैकड़ों लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल भी हुए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, 40वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि, हाँ, वर्ना लूटर एक्ट पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। वर्ना क्यूलर एक्ट पर टिप्पणी लिखिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? 1878 में ब्रिटिश सरकार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। इनके द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया। सरकार को अधिकार था कि वह किसी भी समाचार पत्र को बंद कर सके। इसका उद्देश्य राष्ट्रवादी विचारों को दबाना था, ठीक है। आगे देखेंगे 41वां प्रश्न क्या, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 41 क्या बढ़ रहा है? वनस्पति, अच्छा, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से अंतर लिखना है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट समझ आएगा, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से क्या है? वनस्पति जगत और प्राणी जगत, इस प्रकार से आप लोग ऐसे करके बीच में लकीर खींच के आप लोग लिखिएगा, ठीक है। आप लोगों को पूरी नंबर मिलने का चांस रहेगा। टॉपिक बाय टॉपिक देखें, ठीक है। वनस्पति जगत पेड़ पौधों का समूह, प्राणी जगत जानवरों का समूह, स्वयं भोजन बनाते हैं और भोजन पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। मतलब प्राणी के बारे में बोल रहा है तो इसका हो जाएगा। अब ये वनस्पति क्या रहा है? स्थिर होते हैं, यानी कि एक जगह खड़े होते हैं, और प्राणी जगत चलने फिरने में समक्ष होते हैं। उदाहरण में यानी कि वनस्पति जगत का उदाहरण होगा पेड़ या घास, और प्राणी जगत का उदाहरण होगा शेर या गाय, ठीक है, आदि। आगे देखते हैं
अब इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें 42 नंबर, मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है। मोटे अनाज, मोटे अनाज कहने का मतलब कि वे अनाज जो कम पानी में उगते हैं और मोटे दाने वाले होते हैं, उन्हें मोटे अनाज कहते हैं, ठीक है। जैसे ज्वार, बजरा, रागी, मक्का आदि। आगे देखेंगे हम लोग क्या 43 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें। आप लोग तो जान गए ना अंतर किस प्रकार स्पष्ट करना है। दो भागों में पहले डिवाइड करना है, उसके बाद इसे अंतर स्पष्ट करना है इस प्रकार से। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, प्राकृतिक गैस यानी कि खनिज ईंधन, अब बायोगैस जैव अपशिष्ट से बनते हैं, ठीक है। प्राकृतिक गैस जो खनिज लवण से बनते हैं और बायोगैस यानी कि जीवित चीज से बनते हैं, जैसे कि गोबर हो गया यहाँ पे दिया हुआ है ना। प्राकृतिक गैस भूमिगत भंडारों से मिलती है और बायोगैस गोबर व कचरे से बनते हैं। सीमित संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे हाँ, प्रदूषण कम होता है और बहुत कम प्रदूषण होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 44वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है। मतलब कि जातिवाद से क्या क्या दुष्प्रभाव है उसे लिखना है। तो जातिवाद से बहुत सारे दुष्प्रभाव है जो मैंने यहाँ पे कुछ छाट के लिखा हुआ है, ठीक है। क्या हो जाएगा, समाज में भेदभाव बढ़ाता है, सामाजिक एकता को कमजोर करता है, तीसरा हो गया प्रतिभा का सही उपयोग नहीं हो पाता है, राष्ट्रीय विकास में बाधा आती है, सामाजिक तनाव और संघर्ष होता है, बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 45वां प्रश्न क्या बोल रहा है, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होते हैं, तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में आप लोगों का कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन यानी कि खेती बाड़ी से रिलेटेड, ठीक है, आप लोगों का हो जाएगा ये। आगे देखेंगे द्वितीय क्षेत्र में कचरा उद्योग, चीनी मिल, इस्पात उद्योग, ठीक है। आगे देखेंगे तृतीय क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, शिक्षा, परिवहन, बैंक, अस्पताल, पर्यटक, ठीक है, ये सारे शामिल हैं इसमें। आगे 46वां प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता लिखिए। मतलब कि लोकतांत्रिक सरकार में क्या क्या विशेषताएं होती है उसे लिखना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत आएगी। उसके बाद क्या आएगा, कानून का शासन, दूसरा तीसरा आएगा समान अधिकार, चौथा आएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और पांचवा आएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आगे देखेंगे हम लोग क्या जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया संक्षेप में वर्णन करें, ठीक है। यानी कि जर्मनी की जो एकीकरण है उसे संक्षेप में मतलब डिटेल में उसे बताना है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, जर्मनी का एकीकरण 19वीं सदी में हुआ। बिस्मार्क ने लोहा और रक्त की नीति, मतलब कि इसे क्या बोला जाता है, लौह, ठीक है, लौह और रक्त की नीति, लोहा और रक्त की नीति वही हुआ, ठीक है, अपनाई। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ साथ युद्ध हुए। 1871 में फ्रांस की हार के बाद विलियम प्रथम को जर्मन का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग ये क्या है 48 नंबर, असहयोग आंदोलन का असफल क्यों हुआ। मतलब कि असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण। दूसरा क्या हो जाएगा आप लोगों का, आंदोलन का हिंसक हो जाना, जनता में अनुशासन की कमी, किसानों और मजदूरों की अलग समस्याएं, गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस ले लेना, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 49वां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप लड़ा गया परंतु उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा
स्पष्ट करें। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का कि इसका उत्तर पहला, उपनिवेशों से सैनिक व धन लिया गया। दूसरा हो जाएगा, एशिया और अफ्रीका की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। नए राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ। आगे देखेंगे और क्या क्या हुआ था। हाँ, विश्व राजनीतिक में बदलाव आया। ठीक है, आगे 50 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में कैसे मदद की। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रवादी विचार आम जनता तक पहुंचे। अखबारों व पुस्तकों से जागरूकता बढ़ी। स्वतंत्रता सेनानियों के विचार फैले। सामाजिक कुरीतियों पर बहस हुई। राष्ट्रीय एकता को बल मिला। ठीक है, आगे क्या 51 नंबर प्रश्न है। भारत में रबी और खरीफ फसलों में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, रबी फसल और खरीफ फसल। सर्दियों में बोई जाती है रबी फसल और खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। जैसे कि अक्टूबर नवंबर खरीफ फसल, तो जून जुलाई की रबी फसल। ठीक है, अब मार्च अप्रैल में काटी जाती है, तो इसे सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। गेहूं चना सरसों इसमें शामिल है, तो इसमें धान मक्का कपास। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में अधिक धूप मिलती है, अच्छे ऊर्जा का स्रोत है, प्रदूषण रहित ऊर्जा है, सरकार की सौर योजनाएं हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा, बिजली संकट का समाधान दूर होता है, रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। ये था आप लोगों का मोस्ट 52 MCQ मॉडल पेपर सॉल्यूशन, जिसको मैंने एक ही वीडियो में समाप्त कराया, सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का ही बना हुआ है। ठीक है, और अपलोड है यूट्यूब पे, आप लोग नहीं देखे तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख लें। ठीक है, आप लोगों का इस बार का हम लोग का टारगेट है कि इस बार 450 नंबर प्लस करवाने का। ठीक है, जिसमें से पहला लक्ष्य इसमें ये लिया गया है कि आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन हल करा के देना है। ठीक है, जिसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और अनुभवी क्वेश्चन शामिल होंगे। दूसरा होगा कि 5 से 10 साल का PYQ प्रश्न भी देना है। ठीक है, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न अनुभवी होंगे और आप लोग जान पाइएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें से मैं कोशिश करूंगा कि जिसमें से जितना भी वर्मा प्रेस टुडे गैस पेपर इत्यादि आते हैं, उसे भी मैं हल करवाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, इतना इतना आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए मेरा टीम पूरा तैयार है, इसलिए आप लोग भी तैयार हो जाइए। और किस प्रकार से तैयारी करना है आप लोगों को तो पता ही होगा। ठीक है, ज़्यादा बहस ना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।